आज हम देखेंगे क्लास 8th का जियोग्राफी का 3rd चैप्टर खनिज और शक्ति संसाधन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो खनिज क्या होता है? इस पृथ्वी पर चट्टान के कई पदार्थ मिले होते हैं जो हम खनिज कहते हैं। मतलब ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसकी निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। क्या हो? जिसकी निश्चित रासायनिक संगठन हो। खनिज सभी स्थान पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे कुछ विशेष क्षेत्र या सेल समूह में ही संकेंद्रित। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्र होते जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका। फिर खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे उसमें क्या, ना तो प्रकृति का कोई योगदान रहता ना तो मानव का। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। भोजन पकाने में हम नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज हैं। अब देखते हैं खनिज के प्रकार। जो खनिज होते हैं, पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। कितने हैं? 3000 से भी अधिक। संरचना के आधार पर हम देखें तो एक धात्विक खनिज होता है और एक अधात्विक खनिज होता है। धात्विक में जैसे लोहा, लौह, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क ये आ जाते हैं। ठीक है, और धात्विक खनिज धातु कच्चे रूप में होते हैं। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं, जिसमें धातु या चमक की विशेषता होती है। लौह खनिज जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज और क्रोमेटाइट भी लोहा होता है। और लौह में खनिज लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा हो सकते हैं। अधात्विक में क्या आता है? खनिजों में धातुएं नहीं होती। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती। चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इन खनिजों का उदाहरण है। खनिज ईंधन और जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। कौन कौन से? एक तो कोयला और दूसरा पेट्रोलियम। खनिज को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। खनिजों का निष्कर्षण जैसे खनन, प्रवेधन और आखनन। खनन से विपरीत और कूपकी खनन। ठीक, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने की प्रक्रिया, जब बाहर निकाले तो उस प्रक्रिया को क्या बोले? खनन बोले। और खनिज जो कम गहराई में स्थित होती है, पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाए तो उसको विविध खनन बोलते हैं। और गहरी वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कूपकी खनिज का खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहरी कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेधन कहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा खुदाई की जाती तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्रवेधन। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाए उसे आखनन कहते हैं। ठीक है, ये जो जितनी भी परिभाषाएं हैं, खनन, उत्खनन, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, इसको हमें याद करना पड़ेगा, तभी ये याद हो पाएंगे, नहीं तो ऐसे दिमागों से निकल जाएंगे। फिर खनिजों का वितरण। खनिज का कहाँ कहाँ वितरण होता है? एक तो आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल में पाए जाते हैं। जो धात्विक खनिज होते हैं, आग्नेय और कायांतिक शैल समूहों में पाए जाते हैं। मतलब जहाँ पे आग्नेय शैल भी रहेंगे और कायांतिक शैल रहेंगे, वहीं पे ये धात्विक खनिज मिलेगा, और जिनसे विशाल पठार का निर्माण होता है। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क और ऑर्टेरिया में तांबा, निकेल के निक्षेप
और दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकिल, क्रोमाइट, प्लेटिनम, अग्नेय, कायांतित सेल पाए जाते हैं। पाए जाने वाले खनिज के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल समूह को अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेसस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया या यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर पर में पाए जाते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये विश्व का मैप है जिसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप है, और फिर अंटार्कटिका भी है ना। तो इसमें क्या क्या बताया जा रहा है कि लोहा कहाँ कहाँ मिलता है, तांबा कहाँ कहाँ मिलता है और बॉक्साइट। तो ये जो वाला है ये बॉक्साइट वाला, ये क्या है, उत्तरी दक्षिण अमेरिका। ये क्या है, दक्षिण अमेरिका, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पे ये दो क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, लोहा, बॉक्साइट पाया जाता है। यहाँ पे लोहा पाया जाता है। तो उसी तरह सब जगह का सिंबल दिया हुआ है। ये हमारा भारत है, यहाँ पे ये सब चीज़ पाया जाता है। पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड का बताया गया है कि कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे लोहा, तांबा और बॉक्साइट का बताया गया है। ठीक है, आप देखिए हमने क्या देखा, अभी वर्ल्ड मैप में पूरे देखा कि लोहा, तांबा और मैंगनीज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि एशिया, यूरोप, अब हम क्रम से देखते जाएंगे कि कहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और किसका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो एशिया कहाँ आता है, भारत भी एशिया में आता है, चीन भी एशिया में आता है। के पास क्या है, लौ अयस्क जो होते हैं निक्षेप होते हैं। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। जो कौन, चीन और भारत। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया के विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में एक है। सबसे ज़्यादा टीन कहाँ उत्पादन होता है, चीन में। चीन में टीन के अलावा सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन में भी अग्रणी, मतलब प्रथम स्थान है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकिल, जस्ता और तांबे के भी निक्षेप मिलते हैं। फिर अब देखते हैं हम एशिया के बाद यूरोप। यूरोप में क्या मिलता है, यूरोप में सबसे ज़्यादा लौ अयस्क मिलता है। फिर उसके बाद रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस में भी लौ अयस्क मिलते हैं, सबसे ज़्यादा यूरोप में मिलता है। फिर तांबा, सीसा, ये सब भी मिलते हैं पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में क्या पाया जाता है, ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे लौ अयस्क, निकिल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन मिलता है। अब ये क्या बता रहा है, जो स्विट्ज़रलैंड में है वहाँ पे कोई खनिज नहीं मिला है। ठीक, विश्व की अब देखो ये जो वर्ल्ड मैप में है इसमें अब कौन कौन से खनिज के बताए, तो कोयला और खनिज तेल के बारे में बता रहा है कि कहाँ कहाँ कोयला और कहाँ कहाँ खनिज तेल मिलता है। अब कोयले का एप्लीकेशन प्रदेश में होता है, पश्चिमी कॉर्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना ये सब मिलते हैं। अब दक्षिणी अमेरिका में क्या मिलता है, दक्षिणी अमेरिका में लौ अयस्क मिलता है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं लौ अयस्क में। फिर ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक हैं। दक्षिण अमेरिका में के पास सोना, चांदी ये सब मिलता है। और खनिज तेल वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। मतलब एक जैसे दक्षिण अमेरिका में हमने देखा था कहीं कहीं ऐसे बना हुआ था उसका सिंबल लौ अयस्क का, तो स्पेशली कहाँ का यहाँ पे नाम बता दिया है, वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अब क्या देखते हैं, अफ्रीका, है ना। अफ्रीका क्या है, खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे धनी है। यहाँ पे हीरा, सोना, प्लेटिनम विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन है, अफ्रीका। और फिर दक्षिण अफ्रीका में जिम्बाब्वे और
विश्व में सोना का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। कौन कौन से? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और ज़ायरे। फिर तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम ये सब भी पाए जाते हैं, है ना। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है, मतलब स्पेशली क्या वहाँ पे हीरा, सोना, प्लेटिनम। फिर उसके बाद भी कई सारे धातु पाए जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। फिर उसके बाद सोना, हीरा, लौह अयस्क, निकेल में भी अग्रणी है। फिर उसके बाद तांबा, सीसा, है ना। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और के कालगुली और कूलगाड़ी क्षेत्रों में सोने का सबसे बड़ा निक्षेप है। फिर अंटार्कटिका देखते हैं। अब यहाँ क्या पाया जाता है? विभिन्न खनिज निक्षेपों और पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्व अंटार्कटिक के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे का महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी आणविक मात्रा में उपलब्ध है। भारत में, अब स्पेशली हम किसकी बात करेंगे? भारत में। तो भारत में लोहा कहाँ कहाँ मिलता है? उच्च कोटि के लौह अयस्क मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलते हैं? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है। अब देखते हैं अभ्रक कहाँ कहाँ मिलता है। झारखंड, बिहार, तांबा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मैग्नीज, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सोना कर्नाटक के कोलार खान में विश्व की गहरी खानों में से एक है। इस अयस्क को खनन में बहुत खर्चीली प्रक्रिया होती है। अब जो चूना पत्थर है वो कहाँ पाया जाता है? बिहार, झारखंड, ये सब जगह। नमक समुद्री झीलों, शैलों से प्राप्त होता है। नमक उत्पादन में भी अग्रणी है और निर्यात में भी, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन भी भारत में ही होता है नमक का, और हम दूसरे देशों को निर्यात भी करते हैं। अब खनिजों का उपयोग क्या करते हैं? उद्योगों में होता है, रत्नों बनाने में किया जाता है। अब विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु जिसे सिक्के से लेकर पाइप के प्रत्येक वस्तु में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में भी सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जिसे उसका अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतल बंद उद्योग, भवन निर्माण और रसोइयों के बर्तन में भी किया जाता है। अब क्या है? खनिजों का संरक्षण। अब क्या हमने देख लिया? पहले देख लिया कि खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पूरे विश्व में। हर महाद्वीपों में, हर द्वीपों में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद भारत में भी स्पेशली हमने देखा। अब क्या है? खनिज जो होते हैं वो बहुत धीरे धीरे बनते हैं पृथ्वी में, लेकिन हम जो उसका दोहन है बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए खनिजों का भी संरक्षण आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं। खनिज अनवीनीकरण संसाधन है। खनिज का निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं, लेकिन मानवीय उपभोग की तुलना की दर में निर्माण दर बहुत कम है। धीमी खनन की प्रक्रिया बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं को पुनः चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधन को सुरक्षित किया जा सके। मतलब ये पुनः चक्रण बताया जा रहा है खनिजों का। खनिज है, पुनः प्रयोग, फिर कम प्रयोग, फिर पुनः चक्रण, ये सब क्या है? खनिजों का पुनः चक्रण। फिर शक्ति संसाधन, आगे देखते हैं। अब देखते हैं शक्ति और ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति आवश्यक होता है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, किसको? ऊर्जा को। अब क्या है? ऊर्जा वे के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उद्योग में लाए जाते हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परस्पर ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। कौन? ईंधन और जीवाश्म ईंधन। अब खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। खनिज तेल आसानी से परिवहनीय और पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है। अब प्राकृतिक गैस से क्या लाभ है? आसानी से परिवहन
तेल और कोयले से अच्छी, स्वच्छ और तेल से सस्ता। फिर जो खनिज तेल से सबसे अच्छा कौन है? प्राकृतिक गैस। फिर उसके बाद देखते हैं हानि। तेल अधिक पलावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अपक्षय होता है। निम्नलिखित प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। नए ईंधन का अन्वेषण आसानी से नहीं होता। अब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। अब ईंधन, कोयला और जल विद्युत, तीन चीज़ के बारे में बताया गया है। जो ईंधन के सुप्रपाय है, मतलब ये आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुसंख्यक लोगों में ऊर्जा प्रदान करता है। अब संग्रहण में अधिक समय उपयोग लगता है, मतलब इसको स्टोरेज करने में। प्रदूषण फैलाने वाला है, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है और नवीनीकरण है। अब कोयला प्रदूषण का स्रोत है, विस्तृत रूप से उपलब्ध है, विद्युत रूपांतरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, परिवहन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब जल विद्युत क्या है? प्रदूषण मुक्त है, स्थानीय समुदाय का विस्थापन करता है, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा करता है, सस्ता भी है, निम्न क्षेत्र का जल प्लावन करता है, स्थापित करने में खर्चीला है। ठीक है, ये हो गया ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। अब हम देखेंगे ईंधन। ईंधन क्या होता है? जिसमें हम खाना पकाते हैं। हमारे देश में ग्रामीण द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। पौधे और जानवर का अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे रहते हैं और ताप और दाब के कारण जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित होता है। और जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरा ऊर्जा के स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही वह इतने निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। कौन कौन से? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, क्योंकि इसका निर्माण क्या हजारों लाखों करोड़ों वर्ष बाद पौधे और जानवर के जो अवशेष होते हैं धरती के अंदर, वो दब जाते हैं और ताप और दाब के कारण ये जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित होते हैं। लेकिन ये बहुत धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं, इसलिए इसके जो भंडार है वो सीमित हैं और भविष्य में सब समाप्त होने जाने की संभावना है। फिर उसके बाद देखते हैं कोयला। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। घरेलू ईंधन, उद्योग और लोहा और इस्पात और वाष्प इंजन और विद्युत उत्पन्न कई चीज़ों में किया जाता है। कोयले से प्राप्त ऊर्जा को तापीय ऊर्जा, मतलब ताप से निकलता है, टेम्परेचर से। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों, कोयला भी वैसे ही बना हुआ लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी की ताप और दाब में दब के परिवर्तन से ये बना हुआ कोयला भी उसी तरह विश्व में, मतलब चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब जगह कोयला पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं मिलता है। अब क्या आते हैं? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम जिसका आप कार चलाते हैं, तेल जो आपको की साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैल की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अब तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्र से किया जाता है। ठीक है, जहाँ अब अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल, है ना, मोम, प्लास्टिक और स्नेह तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इसके बने उत्पाद को काला सोना भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक, अब देखिए बताया जा रहा है इसमें कि जो पेट्रोलियम है वो लैटिन शब्द पेट्रो और ओलियम अर्थ से बना हुआ है। पेट्रो का अर्थ क्या होता है? सेल। ओलियम अर्थ का होता है तेल से लिए, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ है सेल वाला तेल। अब पेट्रोलियम कहाँ कहाँ मिलता है? ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर में। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुला और अल्जीरिया। भारत मुख्य रूप से असम के डिंगबोई और मुंबई के बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदी को डेल्टा पे मिलता है। अब प्राकृतिक गैस क्या है? जिससे हम खाना वाना भी बनाते हैं, है ना, कई चीज़ों में इसका उपयोग करते हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती तथा और तब निमुक्त होती जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और
वाणिज्य ईंधनों के रूप में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है? घरेलू और वाणिज्य ईंधन के रूप में। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड इसके प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में भी इसका उत्पादन होता है। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधन के उपभोग की तीव्र वृद्धि से चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया। अब इस ईंधन के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी के टपकने से समान है, जो अत्यंत सूख जाती है। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोत के दोहन की ओर बढ़ाया जाए, जो कि जीवाश्म ईंधन के स्वच्छता विकल्प हैं। तो मतलब जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जब जो हैं भविष्य में ख़त्म होने वाले गैस हैं। अब क्या दिया? जल विद्युत। जल से क्या है? जैसे नदी का जल को रोककर उसमें बांध बनाकर क्या किया जाता है? जल का विद्युत उत्पादन किया जाता है और नहर और सिंचाई में किया जाता है, तो वही जल विद्युत है। फिर हम देखते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत में क्या क्या आ जाएगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जो कि नवीनीकरण के उपयोग की आवश्यकता है। अब जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान लगा यदि वर्तमान में इसका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए हमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा को जो कि नवीनीकरण के उपयोग की आवश्यकता है। अब पवन ऊर्जा क्या होती है? जैसे जहाँ पे हवाएं बहुत स्पीड से चलती तो वहाँ पे पवन ऊर्जा लगाया जा सकता है। इससे क्या है? प्रदूषण मुक्त होता है। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत होती है, सुरक्षित और साफ होता है। ठीक है। इससे हानियाँ भी है। ध्वनि प्रदूषण करता है, ये महंगा है, रेडियो दूरदर्शन के प्रसारण में व्यवधान और पक्षियों के लिए भी हानिकारक है। फिर सौर ऊर्जा क्या होता है? सौर से हमें मतलब सूर्य की रोशनी से हमें ऊर्जा मिलती है। ज्वारीय ऊर्जा मतलब ज्वार और जो समुद्र की लहरें हैं जब उठती हैं तो उसको ज्वार और जब गिरती हैं तो उसको भाटा बोलते हैं। ज्वार तो उसी से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु से जो ऊर्जा बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। और बायोगैस मतलब गोबर से, और भूतापीय मतलब जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सबसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे भूतापीय कहते हैं। जो भूतापीय होता है वो पृथ्वी के तपने उपने से इस टाइप की जो ऊर्जा होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अब ये क्या है? सौर ऊर्जा के पैनल लगे हुए हैं। इससे क्या सौर ऊर्जा मिलती है। इस टाइप के एक प्लेट होते हैं शीशा के, जिससे ऊर्जा उत्पादन की जा सकती है। सौर कुकर भी होता है जिससे खाना पक जाता है। एक कांच की वो प्लेट होती है जिसके नीचे काले रंग के 2 डिब्बे होते हैं। इसमें हम खाना रख के सूरज की रोशनी में रख सकते हैं तो उसका टेम्परेचर जो बढ़ते जाएगा, फिर उसमें खाना पक जाता है। पवन ऊर्जा हवा के चलने से। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर पर प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होता है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा का प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम की विशाल निक्षेप है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु, कलपक्कम, महाराष्ट्र, तारापुर, राजस्थान, ये सब जगह पाया जाता है। देखिए परमाणु ऊर्जा कैसे कैसे उत्पादन हो रहा है। नाभिकीय रिएक्टर है, इसमें गर्म जल जा रहा है, फिर यहाँ पे ये भाप बन के टरबाइन में जा रहे हैं, फिर यहाँ पे टरबाइन घूम रहा है, फिर जनरेटर है, फिर उसके बाद इससे विद्युत उत्पादन हो रही है। अब भूतापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होता है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के अंदर गहराई
बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू स्तर पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त किया जाता है। ये रहा, ये जैसे भूतापीय ऊर्जा, यहाँ से भाप निकला, यहाँ ये कुआं, फिर ये टरबाइन घूमा, फिर जनरेटर फिर से उत्पन्न हो जाता है। मतलब ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होता है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। फिर ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विद्युत समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांधों में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारी मिलते हैं। ठीक है, ये जो जहाँ पे समुद्र है वहाँ पे ये सब मशीन लगा के, जनरेटर में लगा के ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न कर। अब बायोगैस क्या होती है? सबसे पहले यहाँ पे गोबर ओबर या कुछ भी डालते हैं, फिर उसके बाद ये इसमें आ जाता है। फिर इससे जो गैस निकलती है, ये गैस एक सिलेंडर में इकट्ठा हो जाती है। फिर इसका उपयोग हम खाना पकाने या सब चीज़ों में कर सकते हैं। ये खर्चीला नहीं है, बहुत सस्ता है, जिससे गाय के गोबर से हम बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। ठीक है, तो हमारा ये जो संसाधन और विकास है, ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। तो धन्यवाद दोस्तों।